जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे इस YouTube चैनल पर और सत्यहिंदी.com पर, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं, मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं और एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि हर शाम इसी वक्त कोशिश रहेगी कि जो सबसे बड़ी खबर हो, खास करके फॉरेन पॉलिसी पर, सुरक्षा नीति से जुड़ी हुई, स्ट्रेटेजिक अफेयर से जुड़ी हुई, उसे बिना किसी शोर शराबे के आप लोगों तक हम पहुंचा सके, समझा सके। हेडलाइंस के बियॉन्ड क्या सही में मायने हैं, उस खबर को हम समझ सके बिना चीखम चिल्लाने के या जूतम पैजार के, जिसे आप लोग टेलीविजन न्यूज पर देख देख कर जरूर थक चुके होंगे। और शाम 5 बजे कोशिश होगी कि आप लोग मेरे साथ मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर आप ज्वाइन इन करके अपने सवाल पूछ सकें, और आप इस वीडियो को सत्यहिंदी.com जो पॉपुलर हिंदी पोर्टल है उस पर भी देख सकते हैं। आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं एलएसी के हालात के साथ। जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसमें इस वक्त बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पिछले 48 घंटे में लगातार सैन्य स्तर की बातचीत तो जारी ही थी दोनों ओर के बीच में। खास करके 15 जून को गालवान घाटी में जो कुछ हुआ, जिसमें 20 भारतीय जवानों की जान गई। चीन ने हालांकि आज तक आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं किया है कि उनके कितने जवानों की मौत हुई है इस पूरे वारदात में, लेकिन जो कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो रही थी, अब डिप्लोमेटिक जो कूटनीतिक स्तर की बातचीत है उसे भी स्टेप अप कर दिया गया है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव दोनों ओर से जो नियुक्त किए गए हैं ताकि सीमा विवाद पर बातचीत हो सके। तो भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अजीत डोवल है, और चीन की तरफ से जो चीन के विदेश मंत्री भी हैं, स्टेट काउंसिलर भी हैं और एसआर भी हैं, वो है वांग यी। 2017 तक ये यांग जेची हुआ करते थे। तो वांग यी और अजीत डोवल के बीच रविवार को फोन कॉल हुई है, लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई है, और जिसके बाद दोनों ओर से बयान जारी किया गया है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त वहां एलएसी से क्या खबरें आ रही हैं जानने के लिए मेरे साथ 2 बेहतरीन जर्नलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं। विजेता सिंह हिंदू की सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो गृह मंत्रालय पर खास नजर बनाए रखती हैं, और आपको ये भी बता दें कि आज सबसे पहले खबर ब्रेक विजेता ने ही की थी अपने रिपोर्ट से कि एक लिमिटेड यानी कि एक सीमित डीएस्केलेशन की जो है अब उम्मीद बंधी है एलएसी पर। विजेता, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चर्चा। धन्यवाद और कंग्रेचुलेशंस उस खबर को ब्रेक करने के लिए। साथ ही मयंक सिंह हैं, ये भी बहुत सालों से जर्नलिज्म में लगातार जो है डिफेंस मिनिस्ट्री को कवर कर रहे हैं अलग अलग आउटलेट्स के साथ। इन दिनों वो न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार के साथ है। मयंक, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। और जो दर्शक भी हमारे साथ YouTube पर जुड़ रहे हैं, ऑलरेडी मैं देख रही हूँ फजल कुदूर जुड़ चुके हैं, बीएस कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप लोगों के सवालों को भी आगे जो है मैं शामिल करने की कोशिश करूंगी। और याद रखिए कि आज मेरे इस शो में 2 जर्नलिस्ट हैं, दोनों ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो सरकार से तीखे सवाल पूछते हैं। इनमें से कोई भी, हम में से कोई भी जो है सरकार का प्रवक्ता नहीं है, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। अगर मैं शुरुआत मयंक आपसे एक क्लैरिफिकेशन के साथ कर सकूं, क्योंकि 2 ऐसे टर्म्स हैं जो आजकल बहुत इस्तेमाल होते हैं, ये एस्केलेशन एंड डिसएंगेजमेंट। इसे आप अगर हमारे दर्शकों को समझा सके कि ये डिफरेंस क्या है जब आप डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की बात करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए जो पूरा एलएसी है, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में 5 जगह जहां स्टैंड ऑफ पोजीशंस बनी हुई हैं, तो अगर स्टैंड ऑफ पोजीशन हम कहते हैं तो वो क्या ऐसी पोजीशन है जिसको इख्तियार किया है दोनों सेनाओं ने। उस पोजीशन को लेकर के ये टर्म यूज होता है कि हम डीएस्केलेट करते हैं, जो वहां टेंशन है उसको कम करेंगे, उसके बाद फिर हम डिसएंगेजमेंट स्टार्ट करेंगे। डिसएंगेजमेंट मतलब एक निश्चित मात्रा में अपने सैनिकों को, फौजियों को और उनके साथ जो साजो सामान आया है, जो जिनको टैंक, आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल, इन सबको हम निश्चित दायरे से दूर ले जाना शुरू करेंगे। तो डीएस्केलेशन एक ऐसा टर्म है जो पूरे टेंशन और माहौल को लेकर के होता है, जिसमें कि आप डिसएंगेजमेंट उसका हिस्सा आप मान सकते हैं। और डिसएंगेजमेंट स्पेसिफिकली आप जब बात करते हैं कि ग्रेजुअली जो ट्रुप काउंट है और जो पोजीशन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, वो जब ग्रेजुअली जगह जगह से हटना शुरू होता है, उसको आप डिसएंगेजमेंट पे लेके जाते हैं। शुक्रिया। ये क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जरूरी था इस बात को साफ करना, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार क्या मायने हैं इन दोनों शब्दों के। विजेता, आपने आज सबसे पहले ब्रेक की थी कि एक लिमिटेड जो है हम आज डीएस्केलेशन देखने वाले हैं। इस वक्त आपके जो सूत्र हैं गृह मंत्रालय में, और खास करके अब जबकि एसआर लेवल की टॉक्स वगैरह भी हुई हैं,
कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हम डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ गालवान घाटी तक सीमित है? पैंगोंग त्सो का क्या है? क्या अपडेट्स आप इस वक्त शेयर कर सकेंगे? तो जब हमने सुबह में ये खबर चलाई कि गालवान घाटी जहां पे वो इंसिडेंट हुआ था, वो हिंसा हुई थी जिसमें 20 भारतीय जवानों की डेथ हो गई थी, ठीक उसी स्पॉट पे, जैसे अगर वो जून 15 को वो इंसिडेंट हुआ था, तो जून 15 इंसिडेंट के वारदात के बाद ही वहां पर चाइना, जो इंडिया का परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का गालवान में, उसके अंदर करीब 1 या 1.5 किलोमीटर अंदर आके वहां पे उन्होंने टेंट वेंट गाड़ कर वहां वो बैठ गए थे। और उसी के सामने, जिसको कहते हैं आईबॉल टू आईबॉल, मतलब आप नजर के मतलब बिल्कुल रेंज में है, उतना ही मैचिंग जो फोर्स है वो इंडियन आर्मी ने वहां पे अपना बंकर और वो सब लगा के दोनों पार्टीज बैठी हुई थी। तो इस बात पे काफी दिनों से, क्योंकि बीच में एक स्टेटमेंट भी आया था चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का, जिसमें वो कह रहे हैं कि पूरी गालवान जो घाटी है वो उनकी है। तो इस बात को लेके एक काफी जटिल स्थिति हो गई थी। तो उसको 3 राउंड, मतलब 2 राउंड ऑफ मतलब बातचीत हुई। जून 22 को हुई, फिर जून 30 को हुई, और दोनों ने डिसाइड किया कि हम देखेंगे कि आप कितना पीछे जाते हैं और आप कितना पीछे जाते हैं। तो उसी जो जून 3 की जो एंगेजमेंट हुई थी, जो मीटिंग हुई थी कोर कमांडर्स की, उसके बीच ये डिसाइड हुआ था कि गालवान से वो शुरू करेंगे। गालवान का जो घाटी का जो इंसिडेंट हुआ था वहीं पे, सो उसके अंदर उसके ही हिसाब से जो इंडियन जो चाइनीज पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो हमारे सूत्रों के हिसाब से 2 किलोमीटर पीछे चली गई है इंडियन एलएसी से। अब वो थोड़ा सा पीछे चले गए, और अब जो टेंट और जो बाकी स्ट्रक्चर्स हटाने की जो बात चल रही थी ताकि टेंशन कम हो वहां पर गालवान में, वो शुरू हो गई कल से ही। जो जिन बातों का जिक्र कर रही है, अगर थोड़ा सा उसको और आप आगे लेकर जा सके मयंक, जब अब हम कहते हैं कि जो चाइनीज इंडियन एलएसी में थे यहाँ पर, क्योंकि एक तो बार बार इस बात को लेकर भी जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा। प्रधानमंत्री ने जो शुरुआती रूप में बयान देकर कह दिया कि कोई चीनी ना घुसा है ना अंदर है, उसको लेकर बाद में क्लैरिफिकेशन दिए गए। इस वक्त ताजा हालात क्या है? हम जब कह रहे हैं कि चाइनीज जो जवान हैं वो वापस जा रहे हैं, ये क्या हम बफर जोन की बात कर रहे हैं, या अभी आधिकारिक रूप से मान लिया गया है कि दरअसल ये जो चाइनीज ट्रूप्स हैं, पीएलए की ट्रूप्स हैं, कुछ जवान हैं, वो बाकायदा इंडियन टेरिटरी पर ही बैठे हुए थे? देखिए, पहले तो वो 5 जगह हम निश्चित कर लें जहां ये स्थिति बनी हुई है, जिसको हम स्टैंड ऑफ पोजीशन कहते हैं, जहां आमने सामने भारत और चीन के सेनाएं जो हैं वो खड़ी हुई हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने साउथ की तरफ से, जहां फिंगर 4 है, जो कि पैंगोंग त्सो के करीब है। उसके ऊपर जाएंगे तो पेट्रोलिंग पॉइंट 17 अल्फा कहते हैं उसको, और वो गोगरा पोस्ट है एक्चुअली, वो आती है हॉट स्प्रिंग सेक्टर में। उसके भी और ऊपर जाते हैं तो 2 पॉइंट्स है, जिनको पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, और ये वो इलाका है जहां गलवान वैली है पूरी। और ठीक इसके ऊपर जाकर के आप दिप्सांग आता है, जहां की एक पॉइंट है जिसको हम वाई जंक्शन कहते हैं। वाई जंक्शन, जहां की 5 अलग अलग पोस्टों के लिए हमारी पेट्रोल उस नैरो गॉज से होकर निकलती है। उस जगह आके वो बैठ गए हैं, और उस चीज को वो बाकायदा न सिर्फ रोक सकते हैं, ऑब्जर्व दूर से कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। अब ये जो आपने पॉइंट पूछा कि एक्चुअली जब डिफरेंस ऑफ परसेप्शन की बात हम करते हैं कि किस तरह से एलएसी जो है, चीन कहता है कि मेरी एलएसी फला स्थिति पे है और फला जगह से गुजरती है। हम फिंगर जो इलाके हैं, जो 8 फिंगर्स का वो स्ट्रक्चर्स हैं जो पैंगोंग त्सो के नॉर्दर्न फ्लैंक पे हैं, वो अगर हम अपने हाथ मुट्ठी को मान लें तो जो उंगलियां नीचे की तरफ जा रही हैं हमारी, ये हमारी फिंगर्स हैं। मतलब जो आर्मी फौजी भाषा में हम आमतौर पर इस तरह से दिखाते हैं कि ये जो मुट्ठियां हैं, ये आप मानकर चले कि इसे हम फिंगर एरियाज के तौर पर देखते हैं। तो ये 8 फिंगर ऐसे हैं। तो ये इलाका जो है वो है पैंगोंग त्सो। तो जो वो चौथी पे आके बैठे हैं, इधर से घुसे वो चीनी और आके चौथी पे बैठ गए, ये चौथी उनका। लेकिन ट्रेडिशनली होता क्या रहा है, भारत ने बोला कि नहीं 8वीं जो फिंगर है वहां से एलएसी जाती है, चीनों ने कहा नहीं दूसरी जो फिंगर है वहां से एलएसी जाती है। लेकिन अमूमन होता रहा है ट्रेडिशनली दोनों फिंगर 4 पे आके मिलते थे और वहां से डिसएंगेज हो जाते थे, वहां से उनका स्टैंड ऑफ क्लियर होता था और वो वापस अपने अपने इलाके में चले जाते थे। अभी फिंगर 4 आके बैठ गए वो। अब इसमें डिफरेंस ऑफ परसेप्शन ये है कि अगर आपका फिंगर 8 जो है
वो अगर आपका लाइन ऑफ क्लेम लाइन है, इंडियन क्लेम लाइन है, तो वो 4 फिंगर्स जो कि लगभग 5 एवरेज किलोमीटर का मान लें तो करीब 20 किलोमीटर अंदर आ गए हैं वो, ऐसा ऑन एन एवरेज हम मान के चलें। 8 से 10 किलोमीटर ऐसे पहाड़ी इलाके का मान के चलें तो 8 से 10 किलोमीटर होता है वो, इतना अंदर इट इज इंडियन क्लेम लाइन के अंदर आए। सेम हुआ गलवान में भी। गलवान में जब हालांकि लास्ट टाइम जब बात हो रही थी और 22 तारीख को जब मुलाकात हुई तो चीनियों ने एक क्लेम किया था हम 800 मीटर अंदर हैं अपनी क्लेम लाइन से। इसका मतलब वो अंदर आए थे, लेकिन वो फिर भी ये कह रहे हैं कि जो हमारी चीनियों की क्लेम लाइन है हम उसके भी 800 मीटर अंदर हैं। तो यहाँ अभी जो पहला डिस्कशन हो रहा है डिसएंगेजमेंट का, वो ये हो रहा है कि जहां जहां आप लोग बैठे हैं यथास्थिति वहां से मूव बैक स्टार्ट करिए। ठीक है, साइकोलॉजिकल टर्म। ठीक है, इस पर मैं वापस आती हूँ आपके पास में। भी बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं। बीएस कंवर साहब हमें पूछ रहे हैं कि अब भारत अपनी भारत डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के नफे नुकसान के चलते नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। और एक सवाल ये भी पूछा कि चाइना के तिब्बत एवं उनको जैसे डोमेस्टिक विषय पर भारत खुलकर क्यों नहीं बोलता, जबकि चाइना कश्मीर जैसे विषय पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। पॉलाय जर्नो है, वो कह रहे हैं कि फॉर्मर एडमिरल अरुण प्रकाश सर और 2018 में उनका सेशन अटेंड किया था, उसमें कंवल सिब्बल साहब थे। इन दोनों समेत बाकी सभी का कहना था कि बगैर आर्थिक ताकत बने सारी फॉरेन पॉलिसी बहुत कारगर नहीं होती है। कुछ और सवाल भी पूछे हैं, जो जिब्रान रशीद ने पूछा है उसका जवाब मैं विजेता से लूंगी, लेकिन उस सवाल पर आने के पहले आखिर 370 का एब्रोगेशन किस हद तक रेस्पॉन्सिबल है इस प्रेजेंट मेसेट एलएसी के लिए, उसके पहले विजेता अगर मैं आज के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स की बात कर लूं जो कल रविवार को हुआ है, 2 घंटे तक हुआ है अजीत डोभाल के बीच में और वांगी के बीच में। क्योंकि कूटनीतिक स्तर पर अगर हम देखें तो पहले ही एक बार डॉक्टर जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो वांगी के साथ फोन कॉल पर बातचीत कर चुके हैं। लेकिन इसमें मुझे जो सब्सटैंटिव डिफरेंस नजर आ रहा है, जो दोनों ओर से बयान जारी किए गए हैं। भारत की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि the two sides should also ensure a phased and stepwise de-escalation, and they reaffirmed that both sides should strictly respect and observe the line of actual control and should not take any unilateral action to alter the status quo and work together to avoid any incident in the future that could disturb peace and tranquility in border areas. वास्तविक जो नियंत्रण रेखा है एलएसी है उसको स्टेटस को ऑल्टर करने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए। चीन ने अपने स्टेटमेंट में एलएसी के स्टेटस को का कोई जिक्र नहीं किया है, बल्कि वापस से नई दिल्ली और भारतीय जवानों पर बोझ मढ़ते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि not long ago what happened in the western part of the border between China and India in the Galwan Valley is very clear. China will continue to effectively defend its territorial sovereignty and the border area and peace. तो इस सिग्निफिकेंट डिफरेंस के बाद विजेता क्या उम्मीद है कि किस हद तक इन अग्रीमेंट्स पर चीन जो है वो कायम रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स होते क्या हैं। ये वाजपेयी सरकार के समय 2003 में शुरू हुए थे, क्योंकि अभी तक जो चीन के संग जो हमारे कंटेंशियस पॉइंट्स हैं जिन पे हम दोनों कंट्रीज में डिस्प्यूट होता है, अभी तक वो बॉर्डर डिफाइन नहीं है। तो उस बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए दोनों कंट्रीज ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन बाउंड्री टॉक्स को अपॉइंट किया था। तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं कंट्री के, वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और ये मिस्टर अजित डोभाल और जो चीन के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी ये 23 मतलब दोनों कंट्रीज की संडे को जो मीटिंग हुई है वो 23rd मीटिंग थी। लास्ट जो मीटिंग थी वो दिल्ली में हुई थी दिसंबर 21, 2019 को। सो इस मीटिंग का पर्पस यही है कि हम कैसे बाउंड्री इश्यूज, बिकॉज आपकी बहुत रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, आपकी दोनों जो आर्मीज हैं वो आपस में लड़ती हैं, क्योंकि दोनों को ही नहीं पता है कि क्लियर बाउंड्री कहाँ है। सो दोनों अपने आप को असर्ट करती हैं वहां पे। सो इसके सॉल्यूशन के लिए ये टॉक्स होते हैं। सो अगर अभी ऑलरेडी कोर कमांडर लेवल्स की टॉक हो रही थी बॉर्डर स्टैंड ऑफ को डिफ्यूज करने के लिए, और उसके बाद एक एमईए जैसा आपने बताया जयशंकर जी की भी बात हुई थी, तो ये एक स्टेप आगे था कि दोनों कंट्रीज को पता है ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन क्या है। ये बहुत दोनों में ही डोमेस्टिकली भी इवन इंटरनेशनली भी काफी इसका प्रभाव पड़ रहा है हमारे इंपोर्ट्स में, हमारे, क्योंकि हमारा काफी बिजनेस है चाइना के साथ। तो इसको सॉल्व करना दोनों कंट्रीज के फेवर में है।
तो इसको लेके ये बात हुई थी। अब जो चाइना का जो स्टेटमेंट आया है उसमें आपने सही कहा, उसमें कहीं भी उन्होंने स्टेटस को एंटी की बात ही नहीं की है कि जैसे हम पहले थे वैसे जाएंगे। और जो चाइना का जो पहला लाइन ही है उनके उसका कि वो बहुत ही अग्रेसिव दिखता है उनका स्टेटमेंट कि इंडियंस जो थे वो गालवान में जो हमारी टेरिटरी में घुस आए थे और वी विल प्रोटेक्ट आवर सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ देयर टेरिटरी, ऐसा चाइना कह रहा है। और इंडिया का जो अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो काफी सुलझा हुआ और ऐसा लगता है कि मतलब एक सुलझाने की कोशिश हो रही है। तो ये काफी डिफरेंस है। अब ये इज इट अ डिप्लोमेटिक फेलियर, और दोनों ने आपस में बात नहीं की, स्टेटमेंट्स मैच नहीं की, क्योंकि संडे को मीटिंग हुई थी और हमने द हिंदू में संडे सुबह को ये स्टोरी छपी थी, तो कल तक भी गवर्नमेंट ने इसको पब्लिक नहीं किया। आज जब ये बात आई कि वो 2 किलोमीटर पीछे चले गए हैं, उसके बाद अचानक से ये स्टेटमेंट आता है दोनों कंट्रीज की तरफ से एक ही समय पर। तो एक तो ये जानना होगा कि इसमें डिले क्यों हुआ, अगर बात हुई है तो फिर शेयर करना चाहिए था, बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट का जो इसमें इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड रहा है वो काफी स्टिकी नोट पे रहा है। कभी कहते हैं इनकर्जन है, कभी नहीं है, तो डिनायल नॉन डिनायल वो करते करते 60 दिन हो गए हैं। और फिर जब पीएम चले जाते हैं तो अब तो कोई मतलब शक ही नहीं बचता है कि मतलब सिचुएशन काफी गंभीर है। तो हाँ, तो दोनों कंट्रीज ने पता नहीं मैच किया या नहीं किया, दोनों का स्टेटमेंट में काफी, हाँ दोनों के स्टेटमेंट में काफी डिफरेंस है। ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं है इसीलिए मैच तो नहीं किया होगा, दोनों ने अलग अलग स्टेटमेंट जरूर जारी किए हैं, लेकिन साफ है कि चीन का एक जो ब्रेजननेस है वो अभी भी नजर आ रहा है उनके बयान से। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एलएसी पर गए थे और जब वो लेह में गए थे उस दिन कम से कम एक क्लैरिटी के साथ संदेशा जरूर दिया था, चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि विस्तारवाद की नीति जो है वो नहीं चलेगी। लेकिन मयंक, इस वक्त जो डिफेंस हेडक्वार्टर्स है उसमें सबसे ज्यादा एप्रीहेंशन किन बातों को लेकर है, चिंताएं किन बातों को लेकर है? क्योंकि एक परसेप्शन ये भी बना हुआ है कि अगर इफ वी आर इन इट फॉर अ लॉन्ग हॉल, कि ये रातों रात या अगले 1-2 हफ्ते में मामला सुलझने वाला नहीं है, तो सिर्फ बात सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख की बात नहीं है, जो दूसरे भी स्टैंड ऑफ पॉइंट्स है वहां पे भी गालवान जैसी कोई घटना नहीं घटेगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। आपने बिल्कुल सही बात बोली है। देखिए क्या हुआ है, जब हम इसको स्टार्टिंग से अगर समझ लें तो हमें क्रयबद्ध तरीके से समझ में आ जाएगा चीजें। जैसे 4 और 5 मई को क्या हुआ था, जब वहां पे हमारे ट्रूप्स गए थे फिंगर 4 पे, उन्होंने देखा कि उनका मूवमेंट हो रहा है चीनियों का और उनको रोकने गए वहां पे, तो वहां पे झड़प हुई और ऐसी वैसी नहीं, बहुत तगड़ी झड़प हुई थी। और वहां भी चीनियों ने एक ऐसे इम्प्रोवाइज तरीके से अपने अस्त्र शस्त्र बना रखे थे, डंडा, लाठी और उसमें आयरन रॉड, जिसमें उन्होंने नेल्स को एम्बेड करा रखा था। मतलब प्री प्लानिंग से आए थे ये। 4 और 5 मई की बात कर रहा हूँ। और सोचिए आप, आज 6 जुलाई है। उस वक्त जब लड़ाई हुई तो ऑलमोस्ट 250 आदमी के आसपास लड़ाई हुई, उनके 600 आदमी आए थे, तब भी ऐसा हुआ था। तो ये फिंगर 4 की बात बता रहा हूँ। और ये 4 और 5 मई की। उसके बाद 18 मई को फिर एक ऐसी ही झड़प हुई और वो गलवान वैली के दूसरे इलाके में हुई। आप सभी 15 जून के इस झड़प को तो जानते हैं, जिसमें ना सिर्फ हमारे 20 शहीद हुए, हमारे फील्ड इन एक्शन हुए, उनकी तरफ से बहुत सारे लोग हताहत हुए, जिनकी जाने गई, जिनका उन्होंने जिक्र भी नहीं किया है अभी तक। तो ये आप बिल्कुल पैल्पेटेबल सिचुएशन होती है। तो जो डी एस्केलेशन टर्म होता है एक्चुअली, वो स्पेसिफिकली इसीलिए यूज होता है कि जो ट्रेनिंग होती है किसी भी सेना की, वो हमेशा एग्रेसिव मोड की ट्रेनिंग होती है। कि एग्रेसर से कोई भी जवान होगा, उसको जरा सा भी स्टिमुलस होगा, आप इसको साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करिए कि क्यों डिसएंगेज कर रहे हैं ये, क्यों डी एस्केलेट कर रहे हैं ये। क्योंकि जब आई बॉल कांटेक्ट होता है तो गुस्सा, जो एग्रेशन होता है, वो बना रहता है और हमेशा एक बहुत ही पैल्पिटेबल सिचुएशन होती है, प्रिकैरियस सिचुएशन होती है कि कब क्या होगा, किसको नाराजगी होगी, किसका गुस्सा होगा और उसमें कहाँ कन्वर्ट होगा वो। मैं क्या ऐसे में एक रियलाइजेशन ये भी है कि अभी तक जो सैन्य स्तर की बातचीत हो रही थी, क्योंकि मैंने इसके पहले जितने भी इंटरव्यूज किए हैं, जनरल हुडा से बात की है या जो दूसरे चाइना स्पेशलिस्ट की बात की है, सबका एक तो कंसेंसस है कि ये सारे के सारे इस बार के जो इन्फिल्ट्रेशंस थे वो सुनियोजित थे, वो संगठित थे और कम से कम पीएलए का जो वेस्टर्न कमांड थिएटर है, जिसके तहत ये पूरा क्षेत्र आता है, हाईएस्ट लेवल से वहां से जो है ये कोऑर्डिनेटेड थे। ऐसे में जब आर्मी की टुकड़ियां आमने सामने होती हैं तो दोनों में से कोई भी साइड अपनी 1 इंच की जमीन भी जो है देने को तैयार नहीं होगा। चीन भी अपने बैग आसानी से पैक ऑफ करके नहीं जाने वाला है, क्योंकि उनको भी एक फेस सेवर चाहिए। तो क्या ये रियलाइजेशन इसीलिए आ रहा है कि अब जो
इंगेजमेंट है हाईएस्ट लेवल, जब तक डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल नहीं होता तब तक शायद इसको आप डायल डाउन नहीं कर सकते हैं टेंशन को। देखिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है कि जो डोकलाम हुआ था उस वक्त भी जो वेस्टर्न 2016 में ये वेस्टर्न थिएटर कमांड बनी है और ये सबसे इट इज द लार्जेस्ट थिएटर कमांड, चीन की सबसे बड़ी थिएटर कमांड है। इसमें सिंचियांग का इलाका, तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन का इलाका आता है और इसके जो तब से थिएटर कमांडर रहे हैं वो साओ चोंगची उनका नाम है। वहां बड़ा जेड को त्सा करके पढ़ते हैं, साओ चोंगची उनका नाम है और 2016 से हैं। डोकलाम के दौरान भी इन्हीं के इलाके में, वो जिम्मेदारी के इलाके में वो इलाका आता है। तब भी जो 73 डेज का हमारा स्टैंड ऑफ हुआ और इतनी कठिनाई हुई है, और लेकिन फिर भी तब भी हल जो आया था वो ऊपर से ही आया था। तो यह बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इतना सुनियोजित है कि आप 15 का जो क्लैश हुआ या 4 और 5 मई का क्लैश हुआ, दोनों में ही उन्हें वेपनरी, अपना जो राइट गियर्स पहन के आना, वो साफ तौर पे दिखाता है कि हर चीज को कदम दर कदम उन्होंने इतना माप रखा है कि उनको एक एक्सरसाइज करनी है तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन में, उसी ट्रुप को वो डाइवर्ट करेंगे आपके ईस्टर्न लद्दाख पे। और न सिर्फ एक स्पॉट पे, जो अगर आप जिन भी स्पेशलिस्ट से पूछें या जिन जिन ऑफिसर्स ने वहां सर्व किया है, तो आपको एक जो सबसे स्पेशल चीज जो यहाँ निकल के आई है ये है कि पहले होता क्या था कि एक निश्चित इलाके में चीनी फौजी आते थे, टेंट लगाते थे और कुछ दिन की बातचीत के बाद वो डीएस्केलेट और डिसएंगेज हो जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 स्पॉट तो आप जिसको जानते हैं, उसके बाद जब ये 5 स्पॉट हो गए तो इंडिया ने अपना प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट किया पूरे ऑल अलोंग द 830 किलोमीटर्स, 826 स्पेसिफिक है किलोमीटर पे प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट न सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में किया, कुल 488 किलोमीटर के जो एलएसी है उस पर प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट कर रखा है। विजेता ने पॉइंट उठाया था कि क्या ये जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं, 93 से जब बातचीत स्टार्ट हुई है तब से लेकर अभी तक 23 ऐसे मार्क्ड इलाके हैं जो बहुत सेंसिटिव माने जाते हैं। उन 23 पॉइंट पर हमारा इस वक्त जो है डिप्लॉयमेंट बहुत ढंग से है। जितने सैडल्स हैं, जितने पासेस हैं, आना देखिए इसका हल ऊपर से ही है। नहीं तो अगर कल जो वांगी और हमारे अजीत डोभाल साहब की बात हुई है, उसके पहले भी लगातार हमारे 3 बार कोर कमांडर मिल चुके हैं। और ये भी अपने आप में स्पेशल है कि पहली बार जो बातचीत हुई है बॉर्डर पे वो कोर कमांडर लेवल पे ली जा गई है, पहली बार। जो 5 जून को मुलाकात हुई है कोर कमांडर्स की, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और मेजर जनरल लिन लियू की, वो पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने हाईएस्ट लेवल पे डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की बात बॉर्डर इश्यूज को लेकर के हुई। तो वाकई में ऊपर से ही आएगा ये। बिल्कुल, ये मतलब जो टॉप मोस्ट लेवल से, हालांकि देखिए जो मेरी रीडिंग है और इस पर मैंने लेख भी लिखा था कुछ हफ्तों पहले कि अभी भी ये वो वक्त नहीं है जब आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत कर रहे हो। डोकलाम के बाद याद हो कि इनफॉर्मल समिट की शुरुआत की गई थी, जिसे अनाधिकारिक शिखर वार्ता कहते हैं। पहला राउंड हुआ था वुहान में और उसके बाद लास्ट ईयर ममलापुरम तमिलनाडु में दोनों नेता मिले थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स है उनकी फेलियर को भी दर्शाता है ये जो तमाम चीजें हैं। और इस वक्त मैं आपको विजेता, मैं चाहूंगी कि जिब्रान ने जो सवाल पूछा था, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जिसका शुरुआत में जिक्र नहीं हो रहा था। ये कहा जा रहा था कि भाई चीन इस तरह की हरकतें वो साउथ चाइना सी में कर रहा है, ईस्ट चाइना सी में कर रहा है, अपनी डोमिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, खास ऐसे वक्त में जब अमेरिका, यूरोप के तमाम देश उसे घेरे हुए हैं कोविड-19 की ओरिजिन को लेकर, इस महामारी को लेकर। 370 का जो मसला है, आप गृह मंत्रालय को कवर करती हैं क्लोजली, अंदर ही अंदर क्या हलचल चल रही है? गृह मंत्री ने संसद के अंदर अक्साई चीन को लेकर जो बयान दिया 370 के एब्रोगेशन के बाद, उसने एक ट्रिगर का काम किया। देखिए चीन क्या करता है इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बात सही है कि जब अगस्त 5 को ये बिल पारित हुआ पार्लियामेंट में और 6 तारीख को लोकसभा में भी पास हुआ, तो उस टाइम एचएम अमित शाह ने बोला था पार्लियामेंट में कि अक्साई चीन भी हमारा है। उसके बाद अगर आप इंटेल रिपोर्ट्स की बात करें तो जो सबसे पहले जो वहां पे तनातनी शुरू हुई थी लद्दाख में, वो सितंबर महीने में ही शुरू हो गई थी फिंगर एरिया में। और उस टाइम जब इंडियन ट्रूप्स जब जाते थे, मतलब इंडियन आर्मी जब जाती थी फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने, तो उनको चाइनीज वहां पर रोकने लगे, जो कि पहले ऐसा नहीं था। दोनों कंट्रीज फिंगर 8 तक पहले पेट्रोलिंग करती थी। अब क्या है कि चाइनीज जो है फिंगर 4 तक आके बैठ गए हैं, तो हम मतलब इंडियन ट्रूप्स तो फिंगर 8 तक जा ही नहीं पा रहे हैं।
ये जो सिलसिला है ये सितंबर से शुरू हो गया था। फिर ये बढ़ते बढ़ते इन्होंने इतने सुनियोजित तरीके से, जैसा कि महक ने बताया कि 5 फ्रंट्स पे इन्होंने बिल्डअप करना शुरू किया चाइना ने, और ये पानी सर से ऊपर चला गया था अप्रैल के महीने में ही। तो हर जगह इन्होंने मतलब बहुत ही प्लान तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से टैंक्स लेके आए और एक्स्ट्रा लोगों को लेके आए, पूरा मतलब उन्होंने घेराबंदी करके रखी है। तो उनकी मंशा क्या है इसमें, वो क्या कोविड से दुनिया का वो हटाना चाहते हैं ध्यान। बट अगर आप चाइनीज न्यूज़पेपर्स को देखें, जब ये सब मई के महीने में जब झड़प हुई थी और जब गालवान भी हुआ था जून 15 को, तो चाइनीज न्यूज़पेपर्स और चाइनीज मीडिया में भी इसका बहुत जिक्र नहीं था। बट उनका जो एक ग्लोबल टाइम्स करके जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, वो ट्विटर पे काफी एक्टिव हो गया और उसने फिर काफी प्रोपागेंडा वाले थोड़े से आर्टिकल्स लिखे कि चाइना डजंट केयर, और ये मतलब चाइना इज अ बिगर पावर, ऐसा ऐसा करके। तो जाहिर है कि हाँ, 370 से कुछ ना कुछ लेना देना तो है, क्योंकि सितंबर से ये इसका शुरू होना मतलब अपने आप में मतलब एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। और वो वन ऑफ द मेनी फैक्टर्स, हम इसमें डिनायल में नहीं रह सकते कि इसकी कोई भूमिका नहीं रही, लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी मौजूद थे। हाँ। अब विजेता, एक और सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूंगी, जो यहाँ बीएस कंवर ने पूछा था कि तिब्बत को लेकर आखिर भारत, हालांकि देखिए जो विदेश नीति मैं कवर करती हूँ, हमें ऐसा जरूर लगता है कि तिब्बत एज अ कार्ड जो है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आज इनफैक्ट तिब्बती धर्मगुरु, जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उनका 50वां 85th बर्थडे भी मनाया जा रहा है। और इंटरेस्टिंगली उसकी शुरुआत, जो बर्थडे विशेष की शुरुआत की थी, केक कटिंग, वो ताइवान में मौजूद उनके बौद्ध फॉलोअर्स की तरफ से की गई। तो उसका भी अपना एक संदेशा जरूर जाता है। लेकिन क्या इसको लेकर कोई सोच बनी है कि इंडिया जो वन चाइना पॉलिसी है, या जो कश्मीरी के वीजास को लेकर चीन अक्सर करता था कि उनको स्टेपल कर देता था अपनी डिसेंट दिखाने के लिए, विजेता, क्या उसमें कोई रीथिंकिंग हो रही है तिब्बत को लेकर इस वक्त गृह मंत्रालय? एक तो पहले हमें समझना होगा हमारी तिब्बत को लेकर पॉलिसी क्या है, कोहेरेंट पॉलिसी। क्योंकि 2018 की बात है शायद, जब गवर्नमेंट ने बिल्कुल डिस्टेंस कर दिया था, बिकॉज उस टाइम ये हमारा वुहान समिट या ममलापुरम में कुछ होने वाला था, कोई समिट होने वाली थी चाइना के साथ। तो उनको, चाइना को बुरा ना लग जाए, तो इनडायरेक्टली ये जो तिब्बत डे के फंक्शंस वगैरह थे, इसमें किसी भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजा गया, और हमने बिल्कुल एक तरह से डिस्टेंस कर लिया अपने आप को कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। हम लोगों ने उस चिट्ठी के बारे में रिपोर्ट भी किया था, जो विदेश सचिव विजय गोखले की तरफ से गया था ब्यूरोक्रेट्स को, कि आप लोग उनके सेलिब्रेशंस में शामिल ना हो धर्मशाला में। हाँ, तो एक साल आप ये करते हैं, 2020 में आप सारे मंत्री जो हैं मिलके, मतलब बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो काफी मैसेजेस भेज रहे हैं दलाई लामा को। तो आपकी पॉलिसी क्या है, आपकी कोहेरेंट पॉलिसी क्या है? और 2015 में शायद इन्होंने 300 करोड़ एलोकेट किए थे एमएचए ने, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स, आई थिंक वो 300 करोड़ थे सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसका हेडक्वार्टर्स धर्मशाला में है। उसके बाद कोई पैसे एलोकेट नहीं हुए हैं, क्यों? और अगर आपको इतना ही सपोर्ट करना है तो एक बजट में उनके लिए प्रोविजन होना चाहिए था। इस साल बजट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था उनके लिए। तो ये मतलब आपकी एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। ये साल बदल साल आप चेंज नहीं कर सकते हैं इसको। तो ये बड़ी फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है, इस पर निश्चित रूप से बहुत कंफ्यूजिंग सिग्नल्स जाता है। एक तो पता नहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार जो क्लैरिफिकेशंस का सिलसिला चल पड़ा है, खास करके गृह मंत्रालय की तरफ से, वो कोविड के संदर्भ में हो या एलएसी के संदर्भ में हो, ऐसा लगता है कि अलग से एक मिनिस्ट्री ऑफ क्लैरिफिकेशन ही शायद हो जानी चाहिए, मुझे लगता है इसमें। लेकिन मयंक, एक सवाल जो यहाँ पे तनय पूछना चाह रहे हैं कि 2014 में ये हालात थे, 2017 में हुआ, क्योंकि आप डेप्सांग चूमर की बात करते हैं, डोकलाम की बात करते हैं, कि प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के साथ मिलकर बॉर्डर इश्यू को रिजॉल्व कर लिया। क्या ये चीन के साथ नहीं हो सकता? अगर होता तो निश्चित रूप से इतनी जलेबी वाले रिश्ते नहीं होते, हमारे जवानों की इतनी जान नहीं गई होती। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों को अपडेट कर सके, इस कॉन्वर्सेशन को कुछ देर में मैं खत्म भी करूंगी, कि चीन का आखिर, चीन की मंशा है क्या? मैप्स एक्सचेंज को लेकर हमने देखा हुआ है, चीन ने वहां अड़ंगा डाला हुआ है पिछले 18 सालों से। डिलिनिएशन जब तक नहीं होगा, एलएसी एक फ्लेयर अप सिचुएशन में बना रहेगा। डिफेंस मिनिस्ट्री से आपको सेंस क्या मिलता है? क्या चीन की तरफ से कोई कीननेस है
कि सही में इस मामले को सेटल किया जाए, या लगातार वो इसे एक लीवरेज कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं भारत के खिलाफ? देखिए, एम्बिग्यूटी भी एक पॉलिसी है एक्चुअली, जिसको चाइना ने बखूबी हमेशा से यूज किया है। इसको समझाने के लिए बहुत जरूरी है कि जो टेरिटोरियल बॉर्डर्स हैं चीन के, वो 14 देशों के साथ हैं, और जो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं उनके, वो 13 देशों के साथ हैं। कुल 27 देशों के साथ उनके बॉर्डर्स हैं। जो ये 14 टेरिटोरियल बॉर्डर्स हैं, उनमें से वो 12 देशों के साथ वो सॉल्व कर चुका है, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय प्रेशर, बाय एंटाइसमेंट, ब्लैंक चेक डिप्लोमेसी, मतलब मल्टीपल तरीके अपना करके साम दाम दंड भेद 12 से रिजॉल्व कर लिए। उसके बाद बचता है भारत और भूटान। भूटान को वो बहुत अलग नहीं मानता है, क्योंकि भारत और भूटान के रिश्ते ऐसे हैं कि दोनों के बीच में आपस में डोकलाम का जो इश्यू हुआ था, एक्चुअली भूटान की जमीन पर आए थे वो, उन्होंने कोशिश की थी आने की, और उनके बुलाने पर हमारी सेनाएं हैं वहां पे गई थी। तो ये देखिए, ये एम्बिग्विटी का जो फैक्टर है उसको यूज करना लगातार। आपको ये बता दें कि 2003 से जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे चीन, उसके बाद सिक्किम को ये माना गया कि वो पूरी तरह से चीन उस पर सवाल नहीं खड़ा करेगा उसकी बाउंड्री को लेकर के। आज उसको भी सवाल वो खड़ा कर रहा है, एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहा है। और सेंट्रल सेक्टर के मैप्स भी एक्सचेंज हुए। जैसे ही वेस्टर्न सेक्टर, जिसको हम लद्दाख कहते हैं, उसकी मैप की बात आई, तुरंत चीन ने लिया तो मैप वापस कर दिया, नहीं अभी इसको हम नहीं करेंगे। ये पूरा अगर आप बाय डिजाइन देखते चले जाएं, 2013 में चुमार होता है, 2014 दिप्सांग होता है, 2017 डोकलाम होता है, 2019 जो है अगस्त 19 में फिर अगेन यही दिप्सांग हुआ था। फिंगर 4 की तरफ भी वो लोग आए थे, जब हमारे दलाई लामा का बर्थडे वहां मनाने की कोशिश हुई थी, वहां भी एक झड़प हुई बेसिक सी। अब देखिए, उस चीज को उसने बहुत तरीके से जिंदा करके रखा हुआ है, और जब देखो तब वो कुछ ना कुछ, जैसा आपने कहा, ये प्लान सिस्टम है। उन्होंने वेस्टर्न थिएटर कमांडर को भी प्लान तरीके से रखा हुआ है। वो 4 साल से 2016 से यहीं बैठा हुआ है, स्पेशलिस्ट है वो। उसको ये लगता है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का एक दिन उसको भी एम्बिशन है कि बन जाएगा। इसलिए जितना वो इन चीजों को उलझा सकते हैं और भारत को दबाने की कोशिश कर सकते हैं, वो करते रहेंगे। यहाँ एक और चीज कि भारत अपने बॉर्डर एरियाज में पिछले 4 साल में बहुत तेजी से उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि आपका रिएक्शन टाइम, वहां से चीन की पेट्रोल स्टार्ट हुई, उससे पहले आप वहां जाके खड़े हो गए, पेट्रोल खत्म। ऐसा चीन कभी नहीं कर पाता था, और चीनी इसका कोशिश करते थे कि वो हमेशा आके परेशान करके जाएं आपको। वो सब आके फ्रस्ट्रेशन के लेवल पर पहुंचा हुआ है, तो इसको भी मान के रखिए। और इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं दर्शकों के लिए, क्योंकि एक जो प्रोफेसर हैं हेमंत अदलखा, वो चाइना को बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं, मैंडरिन भाषा बोलते हैं, समझते हैं, और वो चीन के अंदर इस वक्त क्या नैरेटिव चल रहा है उस पर उनका कहना था कि चीन, इनफैक्ट उन्होंने डोकलाम के बाद चीन के अंदर एक नैरेटिव चला था कि भारत के अंदर इतनी दिक्कतें हैं, उलझने हैं, भारत को क्या जरूरत है अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की। इस तरह की नैरेटिव्स भी वहां चल रही थी, तो उसे भी ध्यान रखना होगा। आखिरी 2 सवाल लूंगी मैं। एक, सबसे पहले अगर विजेता आपके पास आ सकूं, आज के इन तमाम जो रिपोर्ट्स आई हैं, यहाँ से आगे आप क्या होता हुआ देख रही हैं? कितने फिंगर्स क्रॉस की स्थिति रहेगी बनी हुई, और क्या ये मैसेजिंग जाता रहेगा कि हम बातचीत को तो तैयार है, लेकिन हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस भी जारी है किसी भी सूरत हाल के लिए? जी, अब आप देखिए, अगर 15 के बाद, जैसे 15 को इंसिडेंट हुआ है गालवान का, उसके बाद तुरंत बाद आके जो चीनी सेना है उसी साइट पे जहाँ पे वो जो वायलेंट क्लैशेस हुए थे, वहां पे उन्होंने घेराबंदी कर ली थी। तो ऐसे में उन पर विश्वास करना और उनकी बातों पर बिल्कुल चले जाना कि हाँ हम चले गए हैं, ये थोड़ा सा इंडियन ट्रूप्स को, इंडियन आर्मी को देखना पड़ेगा। आई एम श्योर वो माइंडफुल है इन सब चीजों के, बट आप एकदम ब्लाइंडली विश्वास नहीं कर सकते इन पर जो चाइना कर रहा है अभी बॉर्डर पे, क्योंकि पहले भी उन्होंने बोला था कि हम हटाएंगे और हम ऐसे एग्रीमेंट बात करेंगे, बट उन्होंने उस पर एक्ट नहीं किया था। तो इसकी बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत है, और एक एक चीज प्रूफ के साथ, एक एक चीज वेरिफिकेशन के बाद ही उन पर विश्वास होना बनता है। निश्चित रूप से, मतलब जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रस्ट बट वेरीफाई, उसकी उलट आप पहले वेरीफाई करें, पहले जांच निरीक्षण करें और उसके बाद ही विश्वास करें। ये बहुत अहम हो जाता है चीन के साथ में। मयंक, एक हमारे दर्शक हैं भूषण राणे, जिन्होंने कुछ कमेंट्स दिए हैं कि द विड्रॉल और डिसएंगेजमेंट इज ड्यू टू मिलिट्री डिफीट ऑफ चाइना एट गलवान, वेयर मोर देन 50 सोल्जर्स वर किल्ड बाय इंडियन आर्मी एंड सब्सिक्वेंट मिलिट्री मोबिलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड यूएस। भूषण जी, ये मैं कह दूं कि चीन की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है क्योंकि कितने जवान मारे गए हैं, ये नंबर्स
आंकड़े जो हैं ये बहुत अलग अलग सोर्सेस से हैं, कोई इसमें कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन एक कॉन्ट्रेरियन आर्ग्यूमेंट आप लोगों के ही कॉलीग्स मयंक, जो अजय बैनर्जी हैं ट्रिब्यून के, उन्होंने ट्वीट किया कहते हुए कि दरअसल आज जो ये स्टेप बैक ले रहा है चीन, इसके पीछे प्रकृति का भी खेल है, क्योंकि वहां फ्लडिंग हुई है और श्योक नदी की धारा की वजह से चीन मजबूर हुआ है कि अपनी जो है कुछ स्टेप्स बैक ले। इसे आप कैसे देख रहे हैं? 15 जून का जो वारदात हुई उसमें ये भी माना गया कि हाइपोथर्मिया से बहुत सारे लोगों की मौत हुई। नंबर 1 ये पॉइंट बाद दिमाग में रखने वाली बात ये है। और अगर हाइपोथर्मिया से लोगों की मौत हुई है, टेम्परेचर का खेल है, ऑल्टीट्यूड का खेल है, और गर्मी, अगर टेम्परेचर यहाँ बढ़ रही है इस वक्त दिन में, तो वहां जो ग्लेशियर्स हैं, स्नो है, वो मेल्ट कर रही है, तो जितने गॉर्जेस हैं, नदियां हैं, उन सबका लेवल बढ़ रहा है। और उन्हीं इलाकों में और मोस्टली गलवान इलाके में जो है आकर के चीनियों ने अपने अलग अलग लगभग 16 ऐसे पॉइंट्स बना लिए थे जहां उन्होंने अपने फौजियों को बेस कर दिया था। अब सोचिए, तो टेम्परेचर और आने वाली सर्दी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी अभी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। उस ऑल्टीट्यूड पे जब टेम्परेचर -30 -40 जाएगा और चीजें बर्फ जमनी शुरू होगी, तो मूवमेंट सबके लिए परेशानी की बात है। तो ये निश्चित तौर पर एक ये मुद्दा है और ये बहुत बड़ा पहलू है टैक्टफुल रीडिप्लॉयमेंट, डी-एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट का। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके बहुत अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं, सबको मैं इंक्लूड नहीं कर पा रही हूँ। देवेश कुमार पूछना चाह रहे हैं मयंक से कि चीन क्या भारत की राइस को एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार कर पाएगा? अमित सेठ पूछते हैं कि हिंदुस्तानी अपनी जीत को क्यों हजम नहीं कर पाते? देखिए, ये इंटरप्रिटेशंस हैं, जीत को नहीं हजम करने की बात नहीं है। कितना कुछ कहना चाह रही है आप झट से? जी। अच्छा, मैंने कुछ देर पहले कहा था कि MHA ने कुछ फंड्स एलोकेट किए थे, वो थोड़ा सा मैंने गलत कह दिया था। वो 2015 में जब ये NDA गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी टिबेटन रिफ्यूजीज के लिए, और उसमें से उन्होंने एक सैंक्शन किया था, एक ग्रांट इन एड, मतलब 40 करोड़ का सिर्फ, टू दलाई लामा सेंट्रल टिबेटन रिलीफ कमिटी फॉर 5 ईयर। तो वो मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया था कि 300 करोड़ रुपए, वो मैं करेक्ट करना चाहती हूँ। 40 करोड़। ये अच्छे रिपोर्टर्स की जो है निश्चित रूप से ये साइंस होती है कि अगर कुछ एरर्स हो जाए तो उसे तुरंत करेक्ट भी किया जाए और फैक्ट्स से जो है कहीं कोई खिलवाड़ ना हो। एक लॉजिकल साइंस नाम के जो शख्स हैं वो पूछ रहे हैं कि इस विवाद का हल किस तरह से हो सकता है आपके हिसाब से। और शुभम सिन्हा पूछ रहे हैं कि रिजेक्शन ऑफ जो वन बेल्ट वन रोड प्लान है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये सारे कितने बड़े फैक्टर्स हैं इस टेंशन में। और एक और सवाल था कि चाइनीज एप्स को बैन करने का कितना असर पड़ेगा चीन की इकोनॉमी पर। देखिए, ये सारे सवालों को इस एक एपिसोड में तो मैं शामिल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अलग अलग मेहमानों के साथ, अलग अलग विशेषज्ञों के साथ हर रोज कोशिश यही रहेगी कि शाम 5 बजे आप लोगों के सवालों को हम शामिल कर सके। अगले कुछ दिनों में जब मैं चाइना पर फोकस रखते हुए इन चर्चाओं को करूं अपने इस यूट्यूब स्टेशन पर, तो शाम 5 बजे आप स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट के नाम से यूट्यूब स्टेशन पर जुड़िए इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। कुछ इन टॉपिक्स पर ऑलरेडी आपको एक्सपर्ट्स के जो वीडियोस हैं वो नजर भी आएंगे मेरे इस स्टेशन पर, जिन्होंने खास बातें की हैं इन मुद्दों पर। और आप ट्विटर पर विजेता को फॉलो कर सकते हैं @विजेता। जहां तक मयंक का सवाल है, ट्विटर पर वो @स्क्राइब सोल्जर के नाम से, SCRIBE सोल्जर के नाम से आप उन्हें ढूंढ सकते हैं। अपने सवालों के सिलसिले को इनके साथ आप बढ़ा सकते हैं। फिलहाल विजेता और मयंक, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, आज इतने न्यूज हैवी डे में हमारे साथ जुड़ने के लिए और चीजों को साफ गोई से तमाम दर्शकों तक समझाने के लिए। फिलहाल मेरे इस यूट्यूब स्टेशन पर जुड़ने के लिए और सत्य हिंदी के सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।